हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का 4 चैप्टर कार्यपालिका का सेकंड वीडियो हम पढ़ेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, और नौकरशाही के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो संविधान के अनुसार शासन की सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वास्तव में इन सारी शक्तियों का जो इस्तेमाल करेगा वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा किया जाएगा। ध्यान से आपको सुनना है कि मंत्रियों के समूहों को हम मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद कहते हैं। देखो, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में कुछ अंतर है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देखो, उसका काम क्या है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा भी कानून बनकर तैयार होता है, उस पर वो क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, तब जाके वो कानून लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि बल्कि वही करेगा जो मंत्रिमंडल करने के लिए उसको कहेगा, यानी मंत्री के समूहों को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वह देश का प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। देश का क्या होता है? मुखिया होता है। सारे काम किससे पूछकर करेगा? मंत्रिमंडल से पूछकर करेगा, यानी मंत्री परिषद से पूछकर करेगा। लेकिन देश पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी औपचारिक तौर पर फिर भी अगर देखा जाए तो औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के पास अनेकों शक्तियां दी गई है। जैसे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की यहाँ पे शक्तियां बताई गई है कि उसके पास शांतिकालीन की शक्तियां हैं और दूसरा क्या है? आपातकाल की शक्तियां। तो हम शांतिकालीन की शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे उसके पास कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वैधानिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं और न्याय शक्तियां हैं। और आपातकालीन शक्तियों में क्या है उसके पास? अनुच्छेद 352 यानी आक्रमण या विद्रोह, और अनुच्छेद 356 यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। तो यार बच्चों, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीट भी करना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें कि शांतिकालीन की जो शक्तियां हैं, उसमें पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्यपालिका की शक्तियां। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। और देखा जाए, देखो ध्यान से आपको सुनना है कि भाई, लोकसभा के चुनाव में अगर देश का प्रधानमंत्री जब जीत जाता है तो अन्य मंत्रियों की भी वो नियुक्ति कौन करवाता है? यानी प्रधानमंत्री बोलता है राष्ट्रपति को करने के लिए। राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। जैसे हम बात करते हैं कि राज्यपाल और राजदूत। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि देश में अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रपति होता है देश को चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के कामों की देखरेख कौन करेगा? राष्ट्रपति, यानी एक छोटा राष्ट्रपति जिसको राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल सारी इंफॉर्मेशन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्य में सही तरीके से शासन नहीं चल रहा तो सारी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है। कौन? राज्यपाल। और आपको तो पता है कि राजदूत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों की वैधानिक शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, 2। लेकिन तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति। जो भी कानून बनेगा, कानून बनने के बाद राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है। क्योंकि संसद देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, यानी बैठकें बुलाता है कि कामकाज को कैसे करना है, देश को कैसे चलाना है, शासन को किस प्रकार से चलाना। तो वो सारे काम राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाकर ही करता है, तथा अधिवेशन को स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? लोकसभा को ये भंग कर देता है। लोकसभा को ये भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, यानी जो कानून बना है, जो कानून बना उस पर वो क्या करता है? साइन करता है। तभी कोई विधेयक कानूनी रूप ले सकता है। अगर उसने साइन नहीं करा तो वो कानून अभी विधेयक रूप नहीं ले सकता है। अगर उसने साइन कर दिया है तो वो कानूनी विधेयक रूप ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि वित्तीय शक्तियां क्या होती है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष देश की आय और व्यय का ब्यौरा बजट के रूप में संसद के सामने वित्त मंत्री के द्वारा पेश करवा देता है। देखो, हम बात करते हैं कि जो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट के रूप में संसद के सामने किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से क्या करवाता है? पेश करवा देता है।
और कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत की आकस्मिक जो निधि होती है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। यदि किसी कार्य के लिए तुरंत धन की अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, आकस्मिक निधि में से वो पैसा निकालकर क्या करता है कि उस देश में, राज्य में पैसा लगा सकता है। तो वो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन खर्च करने का उसके पास अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की न्यायिक शक्तियां क्या होती है। राष्ट्रपति उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी तो नियुक्ति करेगा ना, और राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि जो राष्ट्रपति होता है हर बार ना सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श नहीं ले सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बहुत बिजी होते हैं, वो अपने कामों को सबसे ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति को सूझबूझ तरीके से कार्य भी लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि राष्ट्रपति को ये सुझाव दें। तो राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड या किसी अन्य दंड को कम या क्षमा कर सकते हैं, तो उसके पास शक्ति है। तो आपको यहाँ पे क्षमा लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि आपातकाल की शक्तियां। भारत में राष्ट्रपति को आपात स्थिति या संकट काल का सामना करने के लिए आपातकाल की शक्तियां दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 352, 356, 360 के माध्यम से देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यही तीनों अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि 352 क्या है। 352 अनुच्छेद क्या कहता है कि आक्रमण या विद्रोह। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि देश युद्ध में फंस जाए, कोई अन्य देश आक्रमण कर दे, तो देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों, 1962 में भारत चीन और 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में आंतरिक गड़बड़ियों के कारण भारत में आपातकाल लगाया गया था। ये 3 वजह से, यानी 3 कारणों की वजह से भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1992 लिखा है, तो आपको 1962 लिख लेना है। अब हम बात करते हैं कि 356 क्या कहता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो ऐसे में राज्यपाल अपनी सारी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को दे देगा। बताया था ना कि राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यपाल की भी नियुक्ति वही करता है, क्योंकि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो तो अपने कार्य करेगा, लेकिन वो देखा जाए तो उसकी देख रेख नजर राज्यपाल भी रखता है, और राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल लगा सकता है। तो आम भाषा में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का शासन कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि 1992 में यूपी में और 2014 में दिल्ली में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें कि 360 वित्तीय संकट क्या कहता है। यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि भारत में किसी भाग में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, किसी भी भाग में, चाहे कोई भी राज्य ले लो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस आपातकाल के दौरान सरकार सहकर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। सहकर्मचारी जो गवर्नमेंट पद पर बने हुए हैं, उनके सैलरियों में से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। तो आपातकाल तो यह आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का मूल्यांकन कीजिए। यद्यपि राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्तियां होती है, तो तमाम शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? आपको तो पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास अनेक विशेषाधिकार भी हैं, जो हम निम्नलिखित तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सूचना पाने का अधिकार। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की सारी समस्याओं या महत्वपूर्ण विषयों और मंत्रिमंडल की कार्यवाही आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है।
अब हम बात करते हैं कि निर्णय पर पुनर्विचार। यदि राष्ट्रपति महसूस करे कि मंत्री परिषद की सलाह में कुछ गलती है, कुछ कमी है, तो कानूनी रूप से उसमें कुछ कमियां पाई जाती है, तो फैसला देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए वापस लौटा देता है। लेकिन बाद में अगर वो दोबारा फिर से वो प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है, क्योंकि वो बाध्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि वीटो की शक्ति। संसद द्वारा पारित हर विधेयक, यानी हम बात करें कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए इसको भेजा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि जिसमें जो विधायक है पुनः विचार के लिए उनको लौटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि फिर से वो कानून बनकर तैयार होकर राष्ट्रपति के पास आता है और वह विधेयक को अपने पास क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और राष्ट्रपति को इस विशेषाधिकार को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति चुनाव के बाद अगर किसी भी दल या गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति ही निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और जब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चुनता है तो उस व्यक्ति को बोलता भी है कि आपको 10 दिन के अंतराल में पूर्ण बहुमत साबित करना होगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों कि किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इसमें से वह अपने विवेक का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो बहुमत साबित कर सके। यह विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही पैदा होता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी योग्यता और शक्तियों का वर्णन करें। केंद्र की तरह राज्य में भी लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। केंद्र के कार्यपालिका का अगर देखा जाए तो प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, जिसको छोटा राष्ट्रपति कहते हैं। जिस प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति देश के लिए निभाता है उसी प्रकार की भूमिका राज्यपाल राज्य के लिए निभाता है। तो अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको तो पता ही होगा कि भाई राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यपाल अपने 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहता है। अब हम बात करते हैं योग्यता। वो भारत का नागरिक हो, यहाँ पे आपको होकर लेना, कम से कम 35 वर्ष का हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य भी ना हो। अब हम बात करते हैं कार्य और शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी ये क्या करता है, नियुक्ति करता है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी यही सिफारिश करता है। यानी यहाँ पे ध्यान से आप सुनो कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री को भी ये क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करेगा, राज्यपाल। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कार्य और शक्तियों का वर्णन करें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ध्यान से आप सुनना कि जो राष्ट्रपति था वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री, प्लस उसके मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होता है उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के कार्य। अब हम बात करते हैं शक्तियां। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। वह मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का कड़ी का काम करता है। तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो बाकी सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च नेता होता है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का सर्वोच्च नेता होता है। राज्य में समस्याओं के समाधान के लिए जनता मुख्यमंत्री की ओर देखती है। नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। आधुनिक युग में
राज्य में नौकरशाही का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सुनना है और समझ आ जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आपको समझ आएगा। आधुनिक युग में नौकरशाही का महत्व बढ़ गया है। बिना नौकरशाही के शासन चलाना और देश का विकास करना बहुत ही मुश्किल है। मंत्रियों के फैसले को कानूनी रूप देने के लिए नौकरशाही की जरूरत पड़ती है। देखो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि नौकरशाही कौन होते हैं। सिविल सर्विस के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन्हीं को नौकरशाही कहा जाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब क्या है, नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं, अधिकतर मंत्री क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अयोग्य होते हैं, तो अच्छे तरीके से लीड करते हैं, नियम कायदे कानून बताते हैं कि इस राज्य में, इस जिला में ये नियम कायदे कानून लागू करना चाहिए। तथा मंत्रियों के पास समय भी कम होता है, इसलिए नौकरशाही मंत्रियों को नीति बनाने और लागू करने में उनकी वो सहायता करते हैं। नौकरशाही को लोक सेवक और स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि ये 64 वर्ष तक कार्यरत होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया। ऑल इंडिया सर्विस, जैसे हम बात करते हैं कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सेंट्रल सर्विस में देखा जाए तो आईएफएस, भारतीय सीमा शुल्क सेवा, प्रांतीय स्टेट में अगर देखा जाए तो डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, सारे नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। नौकरशाही की भर्ती यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा द्वारा स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही की भर्ती करता है। आपको याद रखना है ये सारी चीजें, जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों को भरा जाता है। लोक सेवकों के कार्य और भूमिका मंत्रियों को सलाह देना है और नीतियों को लागू करना है और विभागों में तालमेल की स्थापना करना है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर बताइए। एक और क्वेश्चन कहता है इसमें कि राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का चुनाव में भाग लेते हैं। इसी को राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कहते हैं। इसी को राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कहते हैं, यानी इसको अस्थायी कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक जो कार्यपालिका, जैसे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो ये अस्थायी होते, परमानेंट नहीं रहते ये सब। तथा मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। इसमें स्थायी कार्यपालिका के सदस्य लिखित परीक्षा योग्यता के आधार पर पाए जाते हैं। ये स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं तथा एक निश्चित आयु के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नौकरशाही की सहायता करने के लिए होती है, लेकिन लोग हमेशा इन अधिकारियों से डरते रहते हैं और अधिकारियों का व्यवहार भी शासकों जैसा होता है। इसी तरह अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप में नौकरशाही राजनेताओं के हाथ का खिलौना बन जाती है, और अगर जनता नौकरशाही से परेशान हो जाए तो वह नौकरशाही को नहीं हटा सकती। इसलिए नौकरशाही को राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रखा जाता है। लोकतंत्र में लोगों के विचार ही क्या है, सर्वोच्च होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका लोगों के विचार के मुताबिक काम करती है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में सबसे ऊंची और प्रथम श्रेणियों के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इसमें थोड़े से महत्वपूर्ण मंत्रियों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं। याद रखना कि प्रत्येक जो मंत्री है, प्रत्येक मंत्री को एक या एक से अधिक क्या दे दिया जाता है, विभाग दे दिया जाता है। उस विभाग के संबंध में सारी नीतियों का निर्माण पूरे मंत्रिमंडल या कैबिनेट द्वारा किया जाता है। तो इस मंत्रिमंडल के सदस्य की जिम्मेदारी संयुक्त और सामूहिक होती है। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, कि जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री
तथा राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार ही क्या करेगा, वो कार्य करेगा। आमतौर पर मंत्री परिषद की अपेक्षा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि मंत्री परिषद की अपेक्षा मंत्रिमंडल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्री परिषद का एक व्यापक और बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत ही अधिक, लगभग 60 से 65 होती है। मंत्री परिषद की बैठक के औपचारिक रूप से बहुत कम बुलाई जाती है। जो बैठकें होती है ना, इनकी बहुत ही कम बुलाई जाती है। मंत्री परिषद के सदस्यों के जो वेतन होते हैं, इनमें काफी हद तक अंतर पाया जाता है। मंत्रिमंडल सर्विस का महत्वपूर्ण और छोटी कमेटी मानी जाती है। मंत्रिमंडल में कुछ प्रभावशाली प्रशासनिक सूझबूझ वाले अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो नीतियों का निर्माण करते हैं, यानी कानूनों को बनाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम होती है, लगभग 16-17 के आसपास होती है। सप्ताह में एक बार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य को दूसरे मंत्री की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का जो वीडियो। बहुत ही अच्छे से हमने इसे पढ़ा और समझा। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।